निजामुद्दीन मरकज से निकलकर देश भर में जहां तहां छुपे बैठे जमातियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। ये कार्रवाई विदेश से आए करीब 1900 जमातियों के खिलाफ की गई है। देश में संभवतः पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सूत्र बताते हैं कि वीजा नियम का उल्लंघन कर विदेश से आए जमाती धार्मिक गतिविधि में शामिल हुए हैं। इन्हें चिन्हित किए जाने के बाद वीजा रद्द किए जा रहे हैं। वहीं अन्य विदेशी मूल के जमातियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। जांच में जुटी क्राइम ब्रांच लोकेशन के आधार पर इन जमातियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं तबलीगी जमात द्वारा बरती गई इस लापरवाही की जांच में 18 लोगों को शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 11 क्वारंटाइन किए गए लोग शामिल हैं। केंद्र सरकार ने 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किया है, जो फिलहाल टूरिस्ट वीजा लेकर भारत में ठहरे हैं और तबलीगी जमात में शामिल हुए थे। इसके साथ ही सभी राज्य सरकारों से भी इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है, जो टूरिस्ट वीजा पर भारत आए और मजहबी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। शरद पवार भीमा कोरेगांव के आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश करते रहे। इस काम में एनसीपी कोटे से महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने अनिल देशमुख भी उनका साथ देते रहे, लेकिन मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने के बाद से शरद पवार कुछ कर नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि इस मामले के आरोपी गौतम नवलखा को एनआईए के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। देश में जारी लॉकडाउन के बीच गौतम नवलखा ने दिल्ली में एनआईए कार्यालय में जाकर आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि गौतम नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी और कोरोना महामारी को देखते हुए समय मांगा था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। नवलखा को यूएपीए के तहत भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को सरेंडर करने के लिए कहा था। 2018 को भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़की थी। इसके बाद गौतम नवलखा समेत 5 अन्य कथित सामाजिक कार्यकर्ताओं को माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में बंबई हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई करते हुए गौतम नवलखा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी। हाईकोर्ट की ओर से उनकी याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 16 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था और 3 हफ्ते के भीतर उन्हें सरेंडर करने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को इन दोनों को सरेंडर करने के लिए एक और सप्ताह का समय दिया था। गौतम नवलखा पर पुणे पुलिस ने जनवरी 2018 में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि उनके माओवादियों से संबंध हैं और वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस मामले में और भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इन लोगों पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया था। गौतम नवलखा के अलावा सुधा भारद्वाज, वारवरा राव, अरुण फरेरा और वर्नोन गोंसाल्विस को इस मामले में आरोपी बनाया गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सख्त फैसले और शानदार प्लानिंग के दम पर कोरोना को बेदम कर दिया है। कम होते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि कोरोना योगी के काबू में है और इसी वजह से विकसित देश ब्रिटेन के बराबर क्षेत्रफल लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश कोरोना से आंख मिलाकर लड़ने को तैयार खड़ा है। ब्रिटेन में जहां कोरोना से संक्रमितों और इससे होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं यूपी में ये काफी हद तक काबू में है। इस खबर से प्रियंका वाड्रा जैसी नेताओं को सुकून जरूर मिलेगा, जो आए दिन सीएम योगी को पत्र लिखकर ज्ञान बांटते हैं। हर मामले में ब्रिटेन के मुकाबले कमतर यूपी जैसा राज्य एक नजीर बनता जा रहा है। कोरोना ने जब अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया तो ब्रिटेन का मैनेजमेंट फेल हो गया और यूपी की योगी सरकार का मैनेजमेंट बन गया मिसाल। ब्रिटेन में अब तक 3,82,650 टेस्ट्स हो चुके हैं, जिनमें 93,873 केसेस कोरोना पॉजिटिव निकले, यानी कुल टेस्ट में करीब 25% लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं देश में अब तक 12,107 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी ब्रिटेन में कुल पॉजिटिव पाए गए मरीजों में से करीब 13% मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 16,720 संदिग्धों के कोरोना टेस्ट हुए, जिनमें से 705 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, यानी कुल टेस्ट में से अब तक सिर्फ
4.2% लोग ही कोरोना पॉजिटिव निकले और मरने वालों की संख्या कुल 8 रही है, जो कुल मरीजों की संख्या का सिर्फ 1% है। और अगर इन आंकड़ों से तबलीगी जमात के लोगों या उनके संपर्क में आए मरीजों की संख्या कम कर दी जाए तो ये प्रतिशत आधे से भी कम हो जाता है। यूपी में कुल मरीजों में करीब 400 लोग यानी आधे से अधिक ऐसे हैं जो तबलीगी जमात मरकज में आयोजित जलसे में शामिल हुए थे या फिर उनके संपर्क में आए थे। अभी तक के आंकड़ों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है। सीएम योगी की सरकार में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक कोरोना के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन का एक फैसला लिए जाने से पहले ही सीएम योगी ने बोल्ड फैसले लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने प्रदेश के कई हिस्सों में अलग अलग तरह से बैन लगाकर लगातार शुरुआत से ही कोरोना पर नियंत्रण पाने का रास्ता तैयार कर लिया था। अधिकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने जब देश में लॉकडाउन का फैसला किया तो एक ओर जहां सीएम योगी ने इसे कड़ाई से लागू करवाया और वहीं गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने की भी योजना बना डाली। सीएम योगी ने कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में 11 कमेटीज का गठन किया। गरीबों को सुविधाएं मिलना शुरू हुई तो उन्होंने भी लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, जिससे कोरोना वायरस पर काफी हद तक नियंत्रण बनाए रखा जा सका। दूसरी ओर जरूरी सामानों की होम डिलीवरी से लेकर गरीबों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन से उन तक बना बनाया भोजन पहुंचाए जाने जैसे फैसलों से भी जनता को भरोसे में लिया जा सका कि सरकार पूरी तरह से उनका ख्याल रख रही है। पीएम मोदी ने लॉकडाउन 2 की घोषणा करते हुए कहा था कि इस बार लॉकडाउन में सख्ती होगी। पीएम के कहने का असर तत्काल दिखने लगा। यूपी के सीएम योगी ने प्रदेश के किसी भी कोने में छुपे जमातियों को ढूंढ निकालने का आदेश दिया तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने विदेशी मूल के जमातियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी उसी राह पर चलते दिखे। पिछले दिनों पटना की मस्जिद से पकड़े गए 17 विदेशी जमातियों को क्वारंटाइन के बाद जेल भेजा गया। बक्सर में 11 दूसरे विदेशी मूल के जमातियों को भी जेल भेज दिया गया है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और मलेशिया से आकर पटना में धार्मिक प्रचार कर रहे जमातियों का वीजा जून तक वैध था, लेकिन सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे। ऐसे में वे धार्मिक प्रचार नहीं कर सकते थे। जानकारी के मुताबिक जेल भेजे गए किसी भी जमाती ने नियमों का पालन तक नहीं किया, इसलिए सभी 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर जब देश में कोरोना से बचने के लिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित किया गया था, तब पटना के दीघा थाना क्षेत्र स्थित कुर्जी इलाके में एक मस्जिद में जमात के 10 लोग छिपे बैठे थे। ये सभी जमाती किर्गिस्तान से टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आए थे। जनता कर्फ्यू की घोषणा के बाद जब गली के अंदर बनी मस्जिद में इनके छिपे होने की सूचना मिली तो स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू किया और पुलिस को इनकी सूचना दी। उसके ठीक दूसरे दिन यानी 23 मार्च को पटना के ही फुलवारी इलाके में छिपे 7 विदेशी पकड़े गए। पटना की मस्जिद में छिपे 17 विदेशियों के पकड़े जाने के बाद सनसनी फैल गई थी। बता दें कि इन 17 विदेशियों में 9 किर्गिस्तान, 7 मलेशिया और 1 कजाकिस्तान का रहने वाला है। पकड़े गए सभी जमातियों को पटना के एम्स में भर्ती करवाया गया था। सभी का 3 बार कराए गए कोरोना जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा गया। पुलिस के अनुसार टूरिस्ट वीजा पर भारत आए इन विदेशियों ने न तो पुलिस प्रशासन को आने की सूचना दी और न ही नियमों के अनुसार फॉर्म सी ही भरा। बताया गया कि बेऊर जेल भेजे गए सभी जमातियों को स्क्रीनिंग के बाद जेल के अंदर दाखिल कराया गया है और सभी को अन्य कैदियों से अलग वार्ड में रखा जाएगा। बिहार के बक्सर जिले के नया भोजपुर से 14 दिन पहले क्वारंटाइन में भेजे गए 7 इंडोनेशिया और 4 मलेशिया के नागरिकों को वीजा नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इन सभी पर वीजा का गलत प्रयोग करने का आरोप है। बक्सर के एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि ये विदेशी टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आते हैं। टूरिस्ट वीजा पर आने वाले लोगों को धर्म प्रचार करने की अनुमति नहीं होती, लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया से आए ये लोग जमात में शामिल होकर धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मार्च महीने में भोजपुर इलाके में सर्च के दौरान इनके एक मस्जिद में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद इन्हें क्वारंटाइन में भेज दिया गया था और इनकी क्वारंटाइन अवधि पूरी होने पर इन्हें वीजा के गलत इस्तेमाल के लिए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के निर्देशों के अनुसार पूरी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटे हैं। पीएम के संबोधन के बाद उन्होंने प्रदेश के अधिकारियों को कई निर्देश दिए और साफ तौर पर कहा कि राज्य में मौजूद तबलीगी जमात के लोगों को लगातार क्वारंटाइन में रखा जाए। उन्होंने पूरी सख्ती से कहा कि राज्य में जिस कोने में जमाती छिपे हैं उन्हें ढूंढकर उन पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने में लगे कोरोना योद्धाओं को संक्रमण से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मेडिकल टीम को अलर्ट करते हुए मैक्रो प्लानिंग की जाए। हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में डोर टू डोर चेकिंग की जाए। उन्होंने कोरोना की जंग के लिए एनएसएस, एनसीसी, सिविल डिफेंस, स्वैच्छिक संगठनों के वॉलंटियर्स को प्रशिक्षण देने के लिए निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कम्युनिटी किचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्वारंटाइन सेंटर्स में छिड़काव वगैरह सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें पंखे और प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाए, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए और यहां पर रखे गए लोगों को सभी आवश्यकताएं सोशल डिस्टेंसिंग पूरा करते हुए सुनिश्चित की जाएं। इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने 14 दिन के क्वारंटाइन को पूरा कर चुके लोगों को उनके घर भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न भी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उनकी मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया 21 दिन का लॉकडाउन अब 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने अपने जनपदों में लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग पर लगातार फोकस किया जाए और इसे हर हाल में लागू किया जाए। चिन्हित हॉटस्पॉट सील किए जाएं, वहां पर सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा और कोई नई गतिविधि नहीं होगी। मुंबई के बांद्रा इलाके में लॉकडाउन के बीच हजारों मजदूरों के सड़कों पर उतरने के बाद से ही राज्य सरकार की नींद उड़ गई है। इस घटना के बाद उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। पुलिस तेजी से उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने अफवाह फैलाकर प्रवासी मजदूरों को वहां जुटाया। पुलिस की सरगर्मी तब ज्यादा तेज हो गई जब गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से बात कर इस घटना पर नाराजगी जताई। केंद्र सरकार मुंबई की इस घटना से बेहद नाराज है। अब इस बात की जानकारी मिली है कि एनसीपी के करीबी एक शख्स के तार इससे जुड़े हुए हैं। दरअसल विनय दुबे नाम से ट्विटर पर मौजूद एक शख्स ने चेतावनी दी थी कि मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए 18 अप्रैल से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाए, नहीं तो देशव्यापी मजदूर आंदोलन किया जाएगा। अपने ट्विटर में उसने रेल मंत्री पीयूष गोयल, पीएमओ के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्री ऑफिस को भी टैग किया। बताया जा रहा है कि दुबे ने मुंबई के मजदूरों के बीच चलो घर की ओर नाम से एक अभियान शुरू कर रखा है। इसी आधार पर बांद्रा में हजारों की संख्या में मजदूरों के जुटान के पीछे इस शख्स के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर विनय दुबे ने मजदूरों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए उकसाने के अलावा उसने 18 अप्रैल को रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होने के लिए आह्वान भी किया है। साथ ही प्रशासन से मांग की है कि मजदूरों को घर जाने के लिए ट्रेनें चलवाई जाएं। ट्विटर पर मौजूद जानकारी के मुताबिक विनय दुबे सामाजिक कार्यकर्ता है। उसके कुछ ट्वीट्स सत्ताधारी एनसीपी से उसके करीबी संबंधों की ओर इशारा करते हैं। ऐसे ही एक ट्वीट में विनय ने बताया कि उसके पिता ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए महाराष्ट्र सरकार को अपने जीवन की सारी पूंजी दान कर दी। उसने अनुदान स्वीकारने के लिए गृह मंत्री अनिल देशमुख के अलावा मुख्यमंत्री ठाकरे का भी आभार व्यक्त किया है। इस पोस्ट से गृह मंत्री देशमुख से उसके नजदीकी संबंध होने का भी पता चलता है। बांद्रा की घटना सामने आने के बाद से विनय दुबे के ट्वीट्स को उससे जोड़कर देखा जाने लगा है। साथ ही उसकी चेतावनियों से 18 अप्रैल को मुंबई में गड़बड़ होने की आशंका को भी बल मिल रहा है। दुबे ने फेसबुक पर भी वीडियो डालकर मजदूर आंदोलन के शुरू होने की बात लिखी थी। उसने लिखा था कि ऐतिहासिक मजदूर आंदोलन शुरू, चलो अपने घर, अपने परिवार के बीच। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस फेसबुक पर डाले गए वीडियो की जांच कर रही है और विनय दुबे को हिरासत में ले लिया गया है। इस वीडियो को फेसबुक से डिलीट कर दिया गया।
वहीं बांद्रा की घटना पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 143, 147, 149, 186 और 188 के अलावा एपिडेमिक एक्ट के सेक्शन के तहत 800 से 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।